नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल आपूर्ति के संबंध में जिला अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। साथ ही उन्होंने राज्य के हर गांव और शहर में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की योजना में तेजी लाने, तो वहीं न्यूनतम समय में ट्यूबवेल को रिप्लेस करने, तो वहीं फायर हाइड्रेट के सुचारू रखने के कैचमेंट एरिया में वनीकरण और चेक डैम बनाने, तो वहीं सारा के साथ संबंध बनाकर स्रोतों को पुनर्जीवित करने और जल संवर्धन की नीति तैयार करने। तो आपको बता दें, वहीं दूरस्थ क्षेत्रों में सोलर पंप का प्रयोग कर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बता दें, 10 अप्रैल 2022 को उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसको लेकर आज उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। तो यहाँ बता दें, मारा ने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान कुछ मीठे अनुभव मिले और कई सारी चीजें सीखने को मिली। उन्होंने कहा कि जब मुझे कार्यकाल सौंपा गया तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि 2 चुनाव हम हार चुके थे और कार्यकर्ता निराश था, लेकिन हमने हिम्मत करी और कार्यक्रम करते रहे। तो ये चंपावत में बुरी हार से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ, तो आपको बता दें, लेकिन उसके बाद बागेश्वर उपचुनाव में हमने थोड़ी लीड ली, लेकिन हारे तो सबक मिला। उसके बाद 2 उपचुनाव मंगलोर और बद्रीनाथ के जीते। लगातार प्रयास करने के बाद पर्वतीय क्षेत्र के सारे जिले मजबूती के साथ कांग्रेस जीती। हमने प्रदेश के तमाम मुद्दे उठाने का काम किया, जिसका नतीजा भी दिखा, जो पर्वतीय क्षेत्र में कांग्रेस का मजबूत होने का ये सबूत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में अगर कोई बेईमानी नहीं हुई तो हम निश्चित ही जीतेंगे। जो कहती है उसका उल्टा करती है, खासकर बीजेपी की सरकार। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मोर्चा संभाल लेंगे। मुझे लग रहा है जो लोकल के लोग छोटे छोटे खुमचे लगा के मैगी चाय इत्यादि बांटते थे, पकौड़ी बांटते थे, इनके कार्यकर्ताओं की नजर अब उन खुमचों पर और उन दुकानों पर भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले माइनॉरिटी को वहां जाने से मना कर रहे हैं, तो 50% से ज्यादा खच्चर और घोड़े तो माइनॉरिटी के हैं। शायद उन घोड़ों खच्चरों को चलाने का काम भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां खबर रुद्रपुर से है, जहां एसटीएफ कुमाऊं यूनिट तथा थाना पुलभट्टा पुलिस को संयुक्त टीम ने एक बड़े नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 करोड़ रुपए की कीमत के करीब 435 किलोग्राम गांजे को बरामद किया है। बता दें आपको, गांजा एक कैंटर में छिपाकर उधम सिंह नगर लाया जा रहा था। तो वहीं एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि एक व्यक्ति कैंटर के अंदर भारी मात्रा में गांजा लेकर आ रहा है। तत्परता दिखाते हुए एसटीएफ कुमाऊं तथा पुलभट्टा पुलिस टीम ने घेराबंदी कर राजू, जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। को बता दें, खबर रुद्रपुर से है, जहां एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 435 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। तो आपको बता दें, गांजे की कीमत 1 करोड़ से अधिक आकी जा रही है। ये कल रात एसटीएफ को एक सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के आधार पर पुलभट्टा पुलिस के द्वारा संयुक्त अभियान किया गया, एसटीएफ और पुलभट्टा थाने की पुलिस के द्वारा, जिसमें 435 किलोग्राम गांजा एक कंटेनर से बरामद हुआ। उसमें उस व्यक्ति को राजू सनफ रहमत अली, उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये कंटेनर वह झारखंड से ले आ रहा था। रास्ते में कई जगह चेकिंग होती है, उससे बचने के लिए इसने वेल्ड करके एक पोर्शन बना रखा था कंटेनर के ऊपर, जिसमें यह भारी मात्रा में गांजा वहाँ छुपा दिया था। एसटीएफ को इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही वो उधम सिंह नगर जनपद में प्रवेश किया, एसटीएफ के द्वारा और पुलभट्टा पुलिस के द्वारा उस पर एक्शन लिया गया और इस गांजे को बरामद किया गया। तो वही खबर रुड़की से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रुड़की पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत मनुबाब पहुंचकर मृतक परीक्षित के परिवार से मुलाकात की। तो आपको बताएं, दरअसल आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले मनुबास में परीक्षित नाम के युवक की डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई थी और इससे पहले भी मनुबास गांव में
खनन की गाड़ियों की चपेट में आने से कई मौतें हो चुकी। पर एक नौजवान परीक्षित जो हमारा पार्टी कार्यकर्ता भी था, उसकी दुर्घटना में मौत हुई है और शोक संवेदना प्रकट करने की दृष्टि से मैं वहां पर जा रहा हूं और उस परिवार को मिलकर के ढांढस बनाने का काम, तमाम अधिकारी हों और जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, अपनी चिंता प्रकट कर चुका हूं। आखिर कोई ना कोई तरीका इसके लिए निकालना पड़ेगा। अभी मेरे मोबाइल पर अभी एक खबर आई कि एक महिला का भी हाथ कट गया है उधम सिंह नगर में। अभी मुझे यहीं पर, जहां पर आप 1 मिनट पहले मुझे सूचना मिली है, इस तरह की दुर्घटनाएं रही, वो भी एक खनन के ट्रक से ही हुआ है। तो बहुत चिंता का विषय है कि ये लोग जो ये ट्रक चला रहे हैं वो उसके लिए योग्य है कि नहीं है। फिर जिन सड़कों पर वो चल रहे हैं वो सड़क इतने भारी भरकम ट्रक्स के लायक है कि नहीं है, उन पर स्पीड गवर्नर लगे हैं कि नहीं लगे हैं, तमाम चीजें हैं। वो खनन किस तरीके से हो रहा है, जिस तरह की दुर्घटनाएं लगातार सुनने को मिल रही, जबकि अभी बीच में सरकार ने उस पर काफी जगह छापामारी भी की है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है और मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको किस तरह से उसकी मौत हो गई, तो पार्टी की तरफ से क्या परिवार का सहयोग कुछ मुआवजा? देखिए, तो पार्टी संगठन उसके बारे में विचार करेगा, सरकार भी उसमें मदद करती है, तो हम सरकार से कहेंगे कि उसके लिए मदद करें। का आश्वासन दिया कि यहाँ पे हम कोई खनन का डंपर या खनन इस प्रकार नहीं चलने देंगे। खनन आज भी वहाँ पे करा है। नहीं, देखो, ये तो देखने की बात है कि वो लाइसेंस वाले हैं, बगैर लाइसेंस वाले हैं, यानी कि वैध तरीके से चला रहे हैं या अवैध चला रहे हैं। वैध चला रहे हैं तो देखिए निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है और अगर वो प्रोसेसिंग नहीं होगी रिवरवेल्ड मटेरियल की तो फिर हमारे निर्माण कार्य रुक जाएंगे। इसलिए वो जो भी हो वैध तरीके से होना चाहिए। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। खबर विकास नगर से है, जहां पशवादून क्षेत्र में एक बार फिर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। बता दें, सहसपुर विधानसभा के सभावाला क्षेत्र में शुरू हुई बुलडोजर की कार्रवाई, तो वही क्षेत्र में बुलडोजर और प्रशासन की टीम के पहुंचते ही आपको बता दें हड़कंप मच गया। इससे पहले आपको बता दें विकास नगर के भीमावाला नवाबगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है, तो वही हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें नदी, नाले, खाले और तालाबों की जमीनों को खाली कराया जा रहा है, तो इस मौके पर प्रशासन की टीम के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद है। आपको बता दें विकास नगर से खबर है, जहां टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है, तो वहीं एक बार फिर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से आज उनके कैंप कार्यालय में उत्तराखंड पूर्व सैनिक पुलिस कर्मियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। तो वहीं इस दौरान प्रतिनिधि मंडल द्वारा सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को अपनी विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर ज्ञापन सौंपा है। तो आपको बता दें, पूर्व सैनिकों ने बताया है कि उन्होंने वर्ष 2001 से राज्य पुलिस विभाग में सेवा देना प्रारंभ किया था, किंतु उन्हें वर्ष 2008 में ही आरक्षी पद पर नियमित किया गया है। तो इस देरी के चलते उन्हें न केवल वरिष्ठता से वंचित रहना पड़ा, बल्कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना तथा अन्य विभागीय लाभ भी नहीं दिए गए हैं। तो वहीं पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि 2001 से सेवा दे रहे सभी पूर्व सैनिक पुलिसकर्मियों को न केवल पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, बल्कि उनकी सेवा की गणना प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से की जाए, जिससे उन्हें वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य वित्तीय लाभों का समुचित लाभ मिल सके। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां खबर देहरादून से आपको बता दें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पीएस नेगी महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित 11वें दून योग महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। तो वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने योग महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों और योगाचार्यों को सम्मानित भी किया है।
साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि योग भारत का प्राचीन धरोहर है जो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक है। साथ ही उन्होंने योग के लाभ गिनाते हुए कहा कि योग से मनोबल, एकाग्रता और सीखने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही यह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत भी बनाता है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन से सहयोग की बात कही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस गंभीर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें तो वही कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की नजर अब चारधाम मार्ग पर छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले स्थानीय लोगों पर है। जो लोग यात्रा मार्ग पर अपना छोटा सा ठिया लगाकर स्थानीय उत्पाद और खाने पीने की जरूरत का सामान रखते हैं, उनसे आपसी आजीविका चलती है। तो और युवा चारधाम यात्रा का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नजर उनके छोटे व्यवसायों पर है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी माइनॉरिटी के लोगों पर वहां जाने के लिए रोक भी लगा रही है। तो 50% से ज्यादा या लोग वहां पर घोड़े खच्चर चलाने का काम करते हैं। ऐसे में शायद इन घोड़े खच्चर वाले पर भी अब बीजेपी के कार्यकर्ता मनमर्जी चलाना चाहते हैं। जो कहती है उसका उल्टा करती है, खासकर बीजेपी की सरकार। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। मुझे लग रहा है जो लोकल के लोग छोटे छोटे खुमचे लगा के मैगी, चाय इत्यादि बांटते थे, पकौड़ी बांटते थे, इनके कार्यकर्ताओं की नजर अब उन खुमचों पर और उन दुकानों पर भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले माइनॉरिटी को वहां जाने से मना कर रहे हैं, तो 50% से ज्यादा खच्चर और घोड़े तो माइनॉरिटी के हैं। शायद उन घोड़ों खच्चरों को चलाने का काम भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। तो इन खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां कपिल कुमार त्यागी को आरएलडी के महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तो उन्होंने बताया कि वह उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ किसानों के हितों के लिए काम करेंगे। उन्होंने साथ कहा कि पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी एक सुलझे हुए नेता हैं और उनके नेतृत्व में वह उत्तराखंड के किसानों की रक्षा के लिए सदा मौजूद रहेंगे और जल्द ही पूरी कमेटी का गठन भी करेंगे, जिसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। पहले तो मैं जो है प्रदेश अध्यक्ष जी का अपना धन्यवाद करता हूं और प्रदेश कार्यकारिणी का भी सबका मैं दिल से आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि महानगर अध्यक्ष का पद दे करके पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। क्या समझते हैं कि किसानों को कितनी जरूरत थी आरएलडी की? देखिए, आरएलडी जो है ये किसानों की पार्टी है, एक मजदूरों की पार्टी है और हमारा जो इस पार्टी के द्वारा एक संकल्प है वो यही है कि किसानों को उनका हक दिलाया जाए और मजदूरों को उनकी मजदूरी का हक दिलाया जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रवेश द्वार खुलने के साथ शुरू होगी। तो हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र मार्ग पर जाते हैं। बता दें जिसमें 4 तीर्थ स्थल शामिल है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। तो वहीं केदारनाथ से पूर्व दिवंगत विधायिका शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत ने कहा है कि उनकी मां अपने क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान की और विशेष ध्यान रखती थी। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब केदारनाथ यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने केदारनाथ मार्ग पर महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं से जगह जगह टेंट लगवाया। साथ नींबू पानी और अन्य दुकान लगवाकर उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया। तो आगे उन्होंने कहा कि इस प्रकार से लगातार 2 से 3 साल उनकी माताजी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही थी, जिससे प्रत्येक साल यात्रा समाप्त होने तक महिलाओं ने लाखों रुपए कमा लिए थे। मेरी माताजी दिवंगत श्रीमती शैला रानी रावत ने जब 3 साल पहले अपना कार्यभार ग्रहण किया था तो उन्होंने हमेशा से ही, वो खुद भी एक महिला थी और महिलाओं के लिए ही उन्होंने ये चीज बनाई थी कि आप केदारनाथ में जाके
अपना टेंट खोल सकते हैं या अपना कोई व्यवसाय खोल सकते हैं। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है ये बोलते हुए कि उस साल महिलाओं ने वहां से लाखों रुपए की अपनी आय जुटाई और 2 साल यात्रा में बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे वो एक छोटा नींबू पानी बेचने वाला हो या घोड़े खच्चर चलाने वाले हो, हर तरीके से लोग केदारनाथ यात्रा में बहुत अपना अच्छी आय का साधन उनको मिला। लेकिन हाँ, पिछले साल जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उस समय वो आईसीयू में भर्ती थी और कुछ आपदा और विषम परिस्थितियों की वजह से यात्रा खराब हो गई। अभी वहां पे जो सिटिंग एमएलए है श्रीमती आशा नौटियाल जी, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि वो उसी तरीके से, जिस तरीके से मेरी माँ ने एक यात्रा को सुचारू पूर्वक चला के एक एग्जाम्पल सेट किया था, वो भी एक एग्जाम्पल सेट करें और लोग आगे भारतीय जनता पार्टी की किसी भी उनको कोई शक ना रहे कि हमारी पार्टी कहीं पे कमी कर रही है। और मेरी सिटिंग एमएलए आशा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 20 करोड़ की लागत से तैयार किया गया हरिद्वार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरिद्वार के युवा खिलाड़ियों के लिए वरदान से कम नहीं है। बता दें, एक ही कॉम्प्लेक्स में 6 खेलों के विश्व स्तरीय सेटअप अपने आप में एक ऐसा सेटअप है जो आसपास के जिलों यहां तक कि एनसीआर में भी देखने को नहीं मिलता है। तो वही हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के वीसी अंशुल सिंह खुद एक खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्होंने अपने खेल प्रेम और अच्छे विजन के चलते भल्ला क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उच्चीकरण कर वहां विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जो हरिद्वार के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर नया कितना अंतर देखते हैं और कितना उपयोगी है। सर देखा जाए यहाँ के तो पहले यहाँ पे 4 कोर्ट्स थे, अब यहाँ पे 5 कोर्ट्स कर दिए गए हैं और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अब देखोगे यहाँ पे प्लेयर्स को नॉट ओनली ऑन कोर्ट, हम ऑफ कोर्ट की भी यहाँ पे उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे कि हम जिम फैसिलिटीज देख सकते हैं और फिटनेस की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, तो ये ऑन कोर्ट ट्रेनिंग के बाद इनकी फिटनेस ट्रेनिंग की होती है। किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है अभी? यहाँ पे अभी स्टार्टिंग हुई है, धीरे धीरे आप देखोगे बिगिनर्स बच्चे के काफी मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे 35 बच्चे एनरोल कर चुके हैं। धीरे धीरे अभी हम समर कैंप स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट आप देखिए। लगभग इसमें हमारे 20 करोड़ के आसपास इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगा, साथ ही साथ हमारा खर्चा जो एडिशनल खर्चा हुआ वो स्टेडियम में हुआ। तो इसमें हमें लगभग 1.5 साल लग गए इसको प्रॉपर बनाने में। इसमें हमारे पास 5 बैडमिंटन कोर्ट, 2 लॉन टेनिस कोर्ट, 2 स्क्वॉश कोर्ट, 1 जिम, 1 फुटबॉल कोर्ट, 3 इंडोर प्रैक्टिस पिचेस और हमारे पास क्रिकेट स्टेडियम जो भल्ला था उसका पूरा रेनोवेशन किया गया, पिचेस बनाई गई, साथ ही साथ प्रैक्टिस पिचेस भी बनाई गई हैं। ड्रेनेज फैसिलिटी का इंश्योर किया गया है, उनकी वाटरिंग के लिए हमने इंश्योर किया कि वो ऑटोमेटिक हो जाए और लाइट्स की। मैं पिछले 3 साल से बैडमिंटन खेल रहा हूँ। पहले यहाँ पे वुडन कोर्ट थे, अब यहाँ पे बहुत अच्छे सिंथेटिक कोर्ट लग चुके हैं, लाइटिंग भी अच्छी हो चुकी है और यहाँ के कोच भी बहुत अच्छा करा रहे हैं। मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज भी आ गई है यहाँ पे और सब कुछ सही है। जिम भी होता है हमारा, फिटनेस भी होती है और स्ट्रोक सब। मेरा नाम वेदांत चंद्र है, मैं क्लास 10th में हूँ और मुझे खेलते हुए 2 साल हो गए हैं। नहीं, पहले मैं एसके बैडमिंटन अकेडमी में था। यहाँ पर मतलब यहाँ पर 5 कोर्ट हैं और लाइटिंग भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है। और जो पहले मैं पिछली अकेडमी में था वहाँ पर सिर्फ 2 कोर्ट थे और हाइट भी इतनी अच्छी नहीं थी, जहाँ जिस वजह से वहाँ पर खेल नहीं पाते थे। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हाइट और लाइटिंग बहुत अच्छी है। पर इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं, BWF सर्टिफाइड कोर्ट हैं यहाँ। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में निजी और कमर्शियल वाहनों की आवाजाही उत्तराखंड में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में वायु प्रदूषण का खतरा भी बना रहता है, जिसके लिए राज्य सरकार ने किसी भी कॉमर्शियल वाहन के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया है। आपको बता दें, उत्तराखंड परिवहन विभाग के ई पोर्टल के जरिए कॉमर्शियल वाहन चालक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं या आवेदन की प्रक्रिया 11 अप्रैल यानी कि आज से शुरू कर दी गई है। के लिए जो शुरुआत है वो रजिस्ट्रेशन तो 28 से हो रहे हैं पर्यटन के पोर्टल पर। 28 अप्रैल से सभी गाड़ियों के लिए जो कि कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल हैं, चाहे वो उत्तराखंड राज्य से हों या फिर अन्य राज्यों के, तो चारधाम यात्रा पर जाने के लिए उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य होता है। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो कि परिवहन विभाग ने डेवलप किया हुआ है
और 2021 से इसको हमने लाइव किया है। तो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू और ऑनलाइन मीडियम से ही ग्रीन कार्ड हम इशू करेंगे इस बार भी। और ये पोर्टल आम जनता के लिए 11 अप्रैल से खोल दिया जाएगा, जिस पर अप्लाई करके ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए वो एप्लीकेशन अपना दे सकते हैं और फिर संबंधित कार्यालय जो कि वो चूज़ करेंगे वहाँ पर व्हीकल को इंस्पेक्शन कराने के बाद वो ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाए। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क न वसूले जाए, इसके लिए अधिकारी सख्त कार्रवाई करें। वहीं श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण तो वहीं मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ इस वर्ष आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। तो वहीं इस साल भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबटपुर में ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है। तरह की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस परिसर का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। तो आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। तो वहीं चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए टेंट, पंखे, कूलर की व्यवस्था के साथ साथ पीने के लिए ठंडा पानी, शौचालय और विश्राम गृह की उचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। तो यहाँ पर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिल्ला ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में इस बार दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चारधाम यात्रा प्रशासन यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑफिस परिसर में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या 12 से बढ़ाकर 24 कर दी है। स्थित जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है और कुछ कार्य भी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रयास ये कि समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाए। देखिए, यात्रियों का जो पंजीकरण है वो निरंतर पोर्टल के माध्यम से हो रहा है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। अलग अलग धामों के अलग अलग आंकड़े हैं और ये डायनेमिक डेटा है, तो इसको हम आपको शेयर कर देंगे। धाम वाइज आपको बता दिया जाएगा और बड़ी संख्या में यात्री आए, सबका स्वागत है इस चारधाम यात्रा में। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा संचालित करने वाली 9 परिवहन कंपनियों की संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने यात्रा पर जाने वाली बसों की लॉटरी निकाली है। बता दें, इसमें सबसे पहली बस यातायात कंपनी की यात्रा पर जाएगी। तो वहीं चारधाम यात्रा संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति की ओर से 1725 बसें यात्रा के लिए तैयार की गई हैं। तो इस बार भी 9 परिवहन कंपनियों को मिलकर संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन किया गया है, जिसमें यात्रा पर जाने वाली कुल 60% बसों की लॉटरी आज निकली गई है। अब बता दें, 1725 बसों की डाली गई लॉटरी में पहली पर्ची यातायात कंपनी की बस के निकली है, जो सबसे पहले यात्रा पर जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 40% बसें लोकल यात्रियों के लिए रिजर्व हैं। तो वही जरूरत पड़ने पर इन बसों में से कुछ बसों को यात्रा मार्ग पर भेजा जा सकता है। यात्रा के दौरान लोकल लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए हर साल व्यवस्था बनाई जाती है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए वॉइस के साथ। नमस्कार।